12 में दिया है, फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ अल्कोहल 8 liters are drawn and then filled with water. This process is repeated 3 more times. The ratio of the quantity of alcohol left in the cask and that of water is 16:65. How many liters of alcohol did the cask hold originally? तो जितना कास्क में या किसी भी कंटेनर में जितना ओरिजिनली लिक्विड होता है तो उसको तो हम x मान लेते हैं, और रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद जो लिक्विड बचता है उसको हम मान लेते हैं y. ठीक है. तो इसका ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इन द कास्क ओरिजिनली, quantity of alcohol in the cask originally is directed from a cask full of alcohol 8 liters are drawn. तो इसका मतलब इसमें ओरिजिनली इसको हमने x मान लिया, x लीटर्स, ब्रैकेट में लिख लीजिए से. अच्छा, जितना रिमूव करा जाता है उसको y बोलते हैं, जितना रिमूव करा जाता है. तो क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द कास्क ओरिजिनली उसको तो x ले लिया, जो उसमें से रिमूव करते हैं उसको हम y बोल देते हैं. मतलब जितना हम रिपीटेड डाइल्यूशन में जितना हम रिमूव करते हैं ना उतना ही पानी ऐड कर देते हैं उसमें. तो इन्होंने क्या बोला कि फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ अल्कोहल 8 लीटर्स. कास्क फुल ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है कि उसके अंदर और कोई चीज़ पहले से मिक्स थी ही नहीं, टोटली अल्कोहल ही था. तो फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ अल्कोहल 8 लीटर्स आर ड्रॉन एंड देन फिल्ड विद वाटर. ठीक है. तो अल्कोहल रिमूव and replaced with water, वो कितना हो गया y लीटर. तो x लीटर ओरिजिनली था और y लीटर नहीं, इसको बोलेंगे 8 लीटर. सर 8 लीटर, वो y ही जो है वही 8 होता है. तो y लिख लो इसको, जो y है वही 8 होता है. तो यहाँ पर क्या है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 more times. तो नंबर ऑफ डाइल्यूशंस एक बार तो कर ही दिया गया, 3 more times, 3 बार और करा गया. तो नंबर ऑफ डाइल्यूशंस कितना हो गया 4. n इज इक्वल टू 4, 4 बार डाइल्यूशन करा गया. उसके बाद ये बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी अल्कोहल लेफ्ट इन द कास्क एंड दैट ऑफ वाटर इज 16:65. ठीक है. गिवन जो रेशियो दे रखा है वो क्या है कि क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट अपॉन quantity of water in the solution. Quantity of alcohol left upon quantity of water in the solution. Alcohol left and quantity of water in the solution कितना हो जाएगा, ये दे रखा है इन्होंने 16:65. रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद में क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट, ये वो चीज़ है. तो इट इम्प्लाइज दैट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेफ्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन. क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि टोटल क्वांटिटी जो है सॉल्यूशन की वो कितनी है. मान लो इन्होंने बोला कि 16 लीटर जो अल्कोहल है उस सॉल्यूशन में और 65 लीटर जो है वो पानी है. तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है उसकी 65 + 60 मतलब 81
16/81 ये हो गया। क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट तो ऊपर ही लिखा और नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, पूरे लिक्विड की टोटल क्वांटिटी वो हो गई 81। अब ये करने के बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट निकालेंगे। अच्छा ये जो दे रखा है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कहिएगा कि क्वांटिटी ऑफ alcohol, quantity of alcohol left in the solution is equal to, क्या होता है फॉर्मूला, x into 1 minus y upon x की पावर n, x into 1 minus y upon x की पावर n। तो ओरिजिनली उसमें कितना था अल्कोहल, x लीटर ही था, मतलब टोटल में अल्कोहल से ही भरा हुआ था, तो x लीटर था, तो x की जगह तो x ही आ जाएगा, 1 माइनस वाई की जगह आ जाएगा 8, 1 माइनस 8 अपॉन x और n की जगह आ जाएगा 4। ठीक है, और आप ये देखिएगा कि क्या टोटल सॉल्यूशन जो है, टोटल सॉल्यूशन कितना रहा होगा। आप ये देखिए टोटल सॉल्यूशन 81 तो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने 4 बार क्या करा, आपने उस सॉल्यूशन में से आपने क्या करा, 8 लीटर अल्कोहल निकाल दिया, तो 8 लीटर पानी ऐड कर दिया, सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो नया मिक्सचर तैयार हुआ उसमें से फिर आपने 8 लीटर निकाल लिया, अल्कोहल निकाल लिया, और फिर आपने क्या करा, फिर आपने उतना ही उसमें पानी डाल दिया, फिर 8 लीटर निकाल लिया, फिर उतना ही पानी डाल दिया, तो जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। तो ओरिजिनली जो x लीटर था वो x ही रहेगा। तो रेशो निकाला 16/81। तो हम ये कहेंगे कि therefore quantity of alcohol left in the solution upon total quantity of solution is equal to alcohol left कितना था, x into 1 minus 8 upon x की पावर 4 अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना था, x था, ये था। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिए वही चीज़ तो यहाँ पर है, क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, और यही क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल लेफ्ट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेट 1 और 2 दोनों एक ही बात तो है, इक्वेट 1 और 2, और जब इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x into 1 minus 8 upon x की पावर 4 upon x is equal to 16/81। x से x कैंसिल आउट हो गया, 1 minus 8 upon x की पावर 4। 16 को क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 4, और 81 को क्या कह सकते हैं, 3 की पावर 4। तो ये हो गया 2/3 की पावर 4। तो दोनों तरफ पावर 4 है, टेकिंग पावर 1/4 on both sides। दोनों तरफ पावर ले लो 1/4, तो दोनों तरफ पावर 4 है, तो जब 1/4 लेंगे तो 4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचा, 1 minus 8 upon x is equal to 2/3। तो minus 8 upon x को उधर ले जाओ और प्लस 2/3 को इधर ले जाओ, 1 minus 2/3 is equal to plus 8 upon x। 3 1 जा 3, 3 minus 2 upon 3 is equal to 8 upon x। 3 minus 2 कितना हो गया, 1 upon 3 is equal to 8 upon x। तो x 1 जा x और 8 3 जा 24 लीटर। तो ओरिजिनली अल्कोहल कितना था उसके अंदर, कंटेनर के अंदर 24 लीटर। ठीक है जी।
अब इसी तरीके से इसके क्वेश्चंस करना आप अपने आप, ये जो एक्सरसाइज 1.3 है। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। और ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में इसमें कोई ऐसा नया नहीं है, ये आप चीज़ ये वाली ये 10th में कर चुके हो, तो इसमें बस एक ही फंडा याद रखना है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, पर ये वाला थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, जो हमने कर लिया अभी भी। फिर उसके बाद जैसे ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है, ये आसान है, इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। फिर आगे पार्टनरशिप है, ये भी आसान है, पार्टनरशिप हट गया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये भी आसान था। फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स आ रहा है, चलिए ठीक है, ये भी वही है जो 10th में करा था, और इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें और एक शॉर्टकट बताऊँगा, आसान है। फिर रेसिज्म गेम्स भी आसान है। और कुछ हटा है? अच्छा, ये शेड्यूलिंग जो है, शेड्यूलिंग तो है, पार्टनरशिप शेड्यूलिंग ये दोनों रिलेटेड है। अच्छा, शेड्यूलिंग कर दिया, पार्टनरशिप कर दिया, सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस के ऊपर वो जो पहले वाला था, कोशेंट फंक्शन वगैरह जिसमें थे। और इनइक्वालिटीज कौन सा बोल रहे हैं? नहीं, वो भी आता है, वो तो आ रहा है ना, तो वो तो अगला चैप्टर है, वो तो अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में फिर पहले बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स करता है। एक मैसेज करने के लिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में हम ये देखते हैं कि जनरली हमें क्या दिया होता है कि जब भी बोर्ड्स और स्ट्रीम्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बोर्ड का मतलब क्या होता है कि एक नाव हो गई, और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि पानी की जो लहर हो गई। तो होता क्या है कि जब भी कभी हम किसी नाव को चलाते हैं, तो ऐसा होता है कि हम निकालते हैं नाव की स्पीड रुके हुए पानी में, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम निकालते हैं। तो स्टिल वाटर में नाव अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब क्या है, लहर। लहर अगर सामने से आती है हमारे मोशन की डायरेक्शन का अपोज करती हुई, तो मान लो कि स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लहर आ रही है हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो आपको रोकेगी। तो इफेक्टिवली हमारी स्पीड ज़्यादा है, हमारी 10 किलोमीटर पर आवर है, और लहर की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम इफेक्टिवली आगे बढ़ेंगे कितनी स्पीड से, 10 - 2 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उल्टा केस देख लेते हैं। उल्टा केस का मतलब क्या है कि भाई हमारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसी डायरेक्शन में जो लहर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जब हम भी उसी डायरेक्शन में हैं, लहर भी उसी डायरेक्शन में है, तो हमारी इफेक्टिव स्पीड बढ़ जाएगी। लहर जो है हमारी स्पीड को और बढ़ा देगी और पुश करेगी, तो 10 + 2 दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या था, ये जो मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए, इन
दोनों एग्जाम्पल में मेरे पास बोट की स्पीड भी थी और मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड भी थी, दोनों स्पीड्स थी मेरे पास। अब अगर ये दोनों ही स्पीड अननोन हो तो बेहद आसान है कि मान लो बोट की स्पीड x है स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड y है। स्ट्रीम हमारी तरफ आ रही है, तो जब स्ट्रीम हमारी तरफ आती है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जब होती है तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो मानो बोट की स्पीड x है और स्ट्रीम की स्पीड y है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में ऐड होती है, अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपको। लेट द स्पीड ऑफ बोट let the speed of boat in still water be x kilometer per hour. And the speed of stream be y kilometer per hour. Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the speed of stream be y kilometer per hour. ठीक, तो ऐसे में अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन सुनकर देखिए इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 है, अ बोट कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हर बार मैं x और y लूँगा तो उसमें आपको बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब प्रैक्टिस को दौरान मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मेंशन करना कि आपने x किसको लिया है, y किसको लिया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, गिवन उन्होंने क्या बोला कि अपस्ट्रीम स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अपस्ट्रीम स्पीड क्या थी हमारे लिए, x माइनस वाई, ठीक है। डाउनस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी दे रखी है, डाउनस्ट्रीम स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमेशा याद रखना डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज़्यादा होती है क्योंकि वो ऐड करके आता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। और ऐसे में हमको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाती है कि भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व होगा। तो यहाँ पर इधर तो माइनस वाई दे रखा है और इधर प्लस वाई दे रखा है, तो माइनस वाई और प्लस वाई अगर ऐड कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये हो गया। माइनस वाई प्लस वाई बन गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x और 10 प्लस 18 हो गया 28। तो 2 14 का 28, तो x कितना हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। अब बाई डिफॉल्ट हमको ये याद रखना है कि x का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया हमारे पास। ये यही दो चीज़ें पूछेंगे हमसे, एक तो स्पीड ऑफ बोट बताइए स्टिल वाटर में और एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए इधर इसमें रखो या इसमें किसी को भी रखकर y की वैल्यू निकाल लो। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में रखोगे तो भी सेम आएगी। This value of x in equation 2
तो इक्वेशन टू क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। जो x हमारा वो फिर 28 है। नहीं, x हमारा 14 है। हाँ, x 14 है और y कितना आ गया, 4 आ गया। x और y ही निकालना होता है हर क्वेश्चन। A man rose 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। ठीक है, एक आदमी 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, वो भी 5 घंटे में, 5 आवर्स ईच टाइम बोला इन्होंने, और 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है वो भी 5 घंटे में। तो आप देखो डाउनस्ट्रीम में वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा होती है, स्ट्रीम हमको पुश कर रही होती है। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट? करंट का मतलब क्या है? स्ट्रीम को ही करंट भी बोल देते हैं, जो लहर होती है उसको करंट भी बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल 2 में अब अलग अलग केसेस दे रखे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे अपस्ट्रीम केस। एक फॉर्मूला है, वो तो हमेशा याद रखना ही, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया हुआ है। तो अपस्ट्रीम केस में हमारी स्पीड कितनी है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। प्रैक्टिस के दौरान मैं बार बार लिखूंगा नहीं कि x और y क्या है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गई अपस्ट्रीम केस में, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना है, टाइम को टी ही लिख दीजिए बस, 5 आवर्स। तो लिखिएगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड कितना है, x माइनस वाई इनटू टाइम कितना है, 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 15। 5 1 का 5, 5 3 का 15। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं फिर वो, अब डाउनस्ट्रीम केस देख लीजिए। डाउनस्ट्रीम केस में स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है डाउनस्ट्रीम में, 25 किलोमीटर, और टाइम इसमें भी कितना लग रहा है, 5 आवर्स। इसमें भी 5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्पीड कितना है, x प्लस वाई, और टाइम कितना है 5, और डिस्टेंस कितना है 25। 5 1 का 5, 5 5 का 25। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। फिर वही कहानी, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। एक में माइनस वाई है, एक में प्लस वाई है, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड कर दिया, माइनस वाई प्लस वाई कर दिया, x प्लस एक्स 2x हो गया, 3 प्लस 5 8 हो गया, 2 1 2 4 8। The speed of man in still water is 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो तो देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू होगी 1 किलोमीटर पर आवर।
चलिए जी, तो अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, अगले में है एग्जांपल नंबर 3 में, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5. द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस along with the current in 5 hours 10 minutes. How much time will it take to come back? The ratio of the speed of motor boat and that of current of water is 36:5. तो जब रेशो दे रखा होता है, तो जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो रेशो में हम हमेशा एक सेम टर्म, एक कॉमन टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्होंने बोला कि द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 36:5. तो मैं क्या करूँगा कि हमारे लिए मोटर बोट की स्पीड तो हमारे लिए x है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 है नहीं, तो हमारे पास मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x है, तो वो दे रखा है 36:5. तो इसको आप बोल दीजिए 36 Z किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही उसको बोल दीजिए 36 कितना दिया है 5, तो इसको बोल दीजिए 5Z किलोमीटर पर आवर। तो हम जैसे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से ना करके z से कर दिया, क्योंकि x और y पहले ही हमने असाइन कर दिया वैल्यू। ठीक है, x हो गई स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर और y हो गया स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसके बाद देखिएगा, द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट, यानी कि वो एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है बोट, ठीक है, अलॉन्ग विद द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो गिवन इज डाउन स्ट्रीम केस। गिवन क्या है डाउन स्ट्रीम केस, तो इसमें जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है, तो उस डिस्टेंस को डी ही बोल दो आप। मुझे पता नहीं है कितना, उन्होंने बोला अलॉन्ग द सर्टेन डिस्टेंस, तो उसको डी बोल दिया। अच्छा, डाउन स्ट्रीम जाती है तो स्पीड कितनी हो गई x + y। x + y का मतलब क्या हो गया 36Z + 5Z मतलब 41Z किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। तो टाइम कितना दे रखा है 5 hours 10 minutes। तो भाई या तो टोटल सब कुछ मिनट में कन्वर्ट करो, लेकिन स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम को आर में कन्वर्ट करना वो सजेस्टेबल है, आर में कन्वर्ट करिए। तो 5 hours। सर अगर हम z मल्टीप्लाई नहीं करते कि दोनों में, तो फिर नहीं तो गड़बड़ होता है, z को मल्टीप्लाई करना है, मतलब रेशो दे रखा है ना, जहाँ भी रेशो दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए ये बोलते हैं कि मान लो ऐसे ही कि मदर की एज जो है वो 36 ईयर्स है और जो डॉटर है, डॉटर की एज है 12 ईयर्स। ठीक है, तो जब भी ये कभी बोला जाता है कि मदर की और डॉटर की एज का रेशो 3:1 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ की उम्र 3 साल है और बच्ची की उम्र 1 साल है, हम ये नहीं बोल सकते। हम मल्टीप्लाई जरूर करेंगे उसको, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 12 36, तो मदर भी 36 की होगी और 1 12 12, तो बच्ची भी 12 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। ठीक है ना, 3:1 कहाँ होगा ऐसा। ठीक है, तो 5 hours + 10 minutes। 10 minutes का मतलब क्या है कि इसको मिनट को आर में कन्वर्ट करो, 10/60 मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए 10/60। तो 10/60 0 से 0 हो गया, 1/6 आर हो गया। तो जब ऐड करेंगे तो 5 + 1/6 यानी कि 6 5 30, 30 + 1 31, 31/6 आवर्स। तो ये टोटल हमारे पास टाइम आ गया। ये करने के बाद फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, DST डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डी को तो डी ही रखेंगे और स्पीड कितना है 41Z मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है 31/6, ये हो गया। तो डिस्टेंस आ गया 41 × 31/6 × Z किलोमीटर। तो ये हमारा Z की टर्म्स में आया डिस्टेंस। ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद द बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, कितना टाइम लगेगा वापस आने में। तो
तो कमबैक का मतलब क्या है? कमबैक का मतलब ये है कि उसको डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करना है, तो डिस्टेंस मैंने निकाल लिया, z की टर्म्स में निकाला है डिस्टेंस। तो अब लिखेंगे अपस्ट्रीम केस। कमबैक का मतलब क्या है? जब वो गई थी बोट तो वो गई स्ट्रीम के साथ अलॉन्ग विद द करंट, तो वो तो डाउनस्ट्रीम हो गया। जब वापस आएगी तो ऑब्वियस सी बात है लहर उसको अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, तो वो अपस्ट्रीम केस हो गया। अपस्ट्रीम केस में हमारा डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, तो डिस्टेंस तो डी ही रहेगा और डी की वैल्यू निकाल चुका हूँ 41 × 31 अपॉन 6 z किलोमीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गया हमारा। उसके बाद स्पीड कितनी होगी? स्पीड हो जाती है अपस्ट्रीम में x - y, तो x - y कितना होगा? 36z - 5z, 36z - 5z मतलब 31z किलोमीटर पर आवर। अभी टाइम निकालना बाकी है, तो टाइम हमें निकालना है, टाइम हम नहीं जानते कितना है, तो फॉर्मूला लगाइए वही d = s × t। अब d कितना है? 41 × 31 अपॉन 6 × z। स्पीड कितना है? 31z इंटू टाइम। टाइम ही मुझे निकालना है, पता नहीं z से तो z कट गया, 31 से 31 कट गया, तो टाइम कितना आ गया? 41/6 आवर्स। कितना आ गया? 41/6 आवर्स। तो जिस तरह से इन्होंने दे रखा था हमको टाइम, हम उसी तरह से निकालेंगे भी इसको। कैसे? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 6 6 6 36, 6 = 5/6 आवर्स। 6 6 36, 36 + 5 41, ऐसे हो गया। तो ये क्या होगा? 6 आवर्स प्लस 5/6 × 60 मिनट्स। समझ गया? जो बचा हुआ 5/6 आवर्स है, उस 5/6 आवर्स को आप क्या कह सकते हैं? उसको आप कह सकते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 × 60, 5 × 50, तो ये हो गया 6 आवर्स 50 मिनट्स। 6 आवर्स 50 मिनट्स, ये इसका सही आंसर है। उसको वापस आने में 6 आवर्स 50 मिनट्स लगेंगे। इसके बाद अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। समझ में आ गया? हाँ, टाइम। अच्छा, ये वाला, ये जो करा है, ये हमने ऐसे करा, वो डिवाइड करके वो एक्सट्रैक्शन में लिया है। यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद 6 आवर्स प्लस एक्चुअली ये जो 6 = 5/6 होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि बीच में प्लस का साइन है। 6 + 5/6, तो 6 तो पूरा एक नंबर हो गया, तो 6 आवर्स अलग हो गए प्लस 5/6 आवर्स अलग हो गए। तो देखिएगा एग्जाम्पल 4 है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। इन्होंने बोला एक बोट है, वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 7 घंटे में कवर करता है। 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो जैसे इससे पहले था एग्जांपल नंबर 2 देखें, अ मैन रोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच टाइम। वो दोनों का अलग अलग टाइम दे रखा है। यहाँ पर कंबाइंड टाइम है कि एक आदमी 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। इसमें टोटल टाइम उसको 7 घंटे का लगता है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 में केस फर्स्ट, तो पहले केस में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों है। इधर लिखना अपस्ट्रीम और इधर लिखना डाउनस्ट्रीम। एग्जांपल 2 और 4 में फर्क समझना। एग्जांपल 2 में लिखा हुआ था, अ पर्सन रोज अ बोट 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। 5 आवर्स ईच का मतलब ये है कि 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है
वो भी 5 घंटे में, और 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है वो भी 5 घंटे में, ये दे रखा है। लेकिन यहाँ दिया है कि 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है इन 7 आवर्स टाइम, यानी कि टोटल 7 आवर का लग रहा है टाइम। तो वो अप स्ट्रीम क्या डिस्टेंस चल रहा है इसका 32 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है x माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई। तो इसमें जब हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू 32 अपॉन x माइनस वाई, इसको बोल दो t1। और ऐसे ही यहाँ पर t2 कितना हो जाएगा 36 अपॉन x प्लस वाई, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 7 घंटे का टाइम लग रहा है। बिल्कुल एज पर क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 7, तो ये क्या हो गया 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में भी वही काम करेंगे। अपस्ट्रीम का अलग केस दे रखा है और डाउनस्ट्रीम का अलग दे रखा है। तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस अब क्या दे रखा है, अलग कंडीशन क्या है सेकंड केस में, इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो 40 और 48 स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली, वही रहेगी x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड भी चेंज नहीं होने वाली, ये भी वही रहेगी x प्लस वाई। इसमें जो टाइम लगेगा t1 t2 हम ले चुके हैं, इस बार बोल दो t3 और t4, तो क्या हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई, और इधर t4 48 अपॉन x प्लस वाई, 40 अपॉन x माइनस वाई अपॉन 40 अपॉन x प्लस वाई। t3 प्लस t4 इस बार कितना टाइम लग रहा है उसको 9 घंटे, तो ये कितना हो गया 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वो वाले केस आ गए जहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आते थे। तो इधर भी डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है और x प्लस वाई है, दूसरी इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और x प्लस वाई है। तो इक्वेशन 1 and 2 can be written as इक्वेशन 1 को ऐसे लिखें 32 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी 40 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। समझ गए हमने, ठीक है। अभी क्या है कि 1 अपॉन x माइनस वाई को मान लो u और 1 अपॉन x प्लस वाई को मान लो v। 32u प्लस 36v इज इक्वल टू 7। 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 और 4। यहाँ लिख लेना वेयर u इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई एंड v इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। ये वही वाली चीज़ है जो 10th में कर रखी है, ठीक है। अब देखिएगा 32 और 40 ये तो u है, 32 और 40 ये तो u की वैल्यू होगी। उसके बाद
उसके बाद जो है 36 और 48 ये v की वैल्यू हुई, तो क्या करूँ, इनका एलसीएम निकालूँ, कैसे करूँ? मतलब इनको बराबर करना है वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को बराबर करना है, तो कैसे कर पाएंगे हम? मल्टीप्लाई करते थे हम एक कॉमन वैल्यू को ऊपर से। नहीं एलसीएम देंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आ जाएगी। सोचो 36 और 48 का एलसीएम देखोगे 32 और 40 का लेंगे। मुझे 36 और 48 का लेने में फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि 36 और 48 दोनों 12 के टेबल में आते हैं। वैसे 32 और 40 भी आते हैं, ये 8 के टेबल में आते हैं। देखते हैं भाई, 36 और 48 ले लो। ये बनता 144 आएगा, 144। 144 कैसे आएगा? 36 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12 3 जा 36, 36 4 जा, यानी कि इस इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और 48 को यानी कि 12 4 जा 48, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक इक्वेशन को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, एक को कर दो 3 से मल्टीप्लाई। सही है? 4 इंटू 32, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 128 u प्लस 4 इंटू 36, 144 v इज इक्वल टू 4 से 28। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 जा 120 u प्लस 3 इंटू 48, 3 8 जा 40, अच्छा वो तो 144 है, 144 e, और 3 9 जा 27। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो फिर सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। 144 भी माइनस 144 भी कर दिया, 128 u माइनस 120 u कितना हो गया? 8 u, 28 माइनस 27 1 u इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, और u क्या है? u की वैल्यू 1/8 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में रखिए आप, इक्वेशन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में डाल दीजिए। इक्वेशन 4 में 40u प्लस 48v इज इक्वल टू 9। तो 40u, u का मतलब क्या है? 1/8, 48v इज इक्वल टू 9। तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। इस 5 को उधर ले जाओ, 48v इज इक्वल टू 9 माइनस 5। v की वैल्यू 1/12 होगी। v की वैल्यू 1/12। तो अब यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। ये देखिएगा कि जब u की वैल्यू 1/x माइनस वाई है, तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8, और v की वैल्यू है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब ये वैसी इक्वेशन है जिनको हम कर सकते हैं सॉल्व, और दोनों को ऐड कर दो। Add both these equations. X minus y is equal to 8, x plus y is equal to 12। जब दोनों को ऐड कर दिया, माइनस वाई प्लस वाई कर दिया, x plus x 2x, 8 plus 12 20, 1 जा 2, 10 जा 20। x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 plus 2 12 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर अगर हम ऐसे नहीं करें, हम सीधा वैल्यू पुट करें, जैसे हमने 1/x माइनस वाई
तो हमें u निकल गया था तो 32 इंटू 1/8 या फिर 40 इंटू 1/8 करके हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें x और y की वैल्यू क्यों निकालनी है? नहीं मतलब से पूछा गया है ना x और y की वैल्यू, इसलिए क्योंकि आप देखो ना क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, उन्होंने पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो u और v तो हमारे एज्यूम करे हुए हैं, x और y स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो है चलिए आ गया, तो 10 और 2 आ गया इस तरह से। अच्छा ये देखिए एग्जांपल नंबर 5, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर पहले ही दे दिया है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, वाई पूछ रहे हैं। तो कुछ कंडीशन इस बार अलग तरीके से दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 में बोल रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो x कितना दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है y वो हमसे पूछी जा रही है कि वो आप बताइए। द स्पीड ऑफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम। ठीक है, तो पहले अपस्ट्रीम जाने में उसको टाइम कितना लगता है वो निकाल लो। तो अपस्ट्रीम केस डिस्टेंस देके रखा, तो डिस्टेंस को वही मान लो d, स्पीड कितनी हो गई अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, और टाइम कितना हो जाएगा फिर d/s यानी कि d/x माइनस वाई। तो अपस्ट्रीम का केस है तो इसमें टाइम को t1 बोल दो। ठीक है, उसके बाद निकालो डाउनस्ट्रीम केस। डाउनस्ट्रीम केस में डिस्टेंस सेम है d, और स्पीड कितनी हो गई x प्लस वाई, तो टाइम t2 कितना हो गया d/x प्लस वाई। ठीक है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, x की वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, वो मैं डाल दूंगा अभी वैल्यू। वो बोल रहे हैं इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, टू द स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जहाँ से स्टार्ट करा है घूम फिर कर वापस उसी पॉइंट पर आना है उसको। तो डिस्टेंस तो उसका सेम रहने वाला है, अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करा, इसीलिए मैंने दोनों में डिस्टेंस को डी लिया है। हाँ, तो उसको वो बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में, सीधी बात है, अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी। तो ये इतना दे रखा है कि t1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t2। ठीक है, तो अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में ट्वाइस, तो ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू गो डाउनस्ट्रीम दे रखा है। तो आप इनकी वैल्यू डाल दीजिए, t1 कितना है d/x माइनस वाई, और t2 कितना है d/x प्लस वाई। अभी d से तो d को काट दो। ठीक है, x की वैल्यू डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले, हमें तो y निकालना है ना, तो y निकाल लो, बस एक जगह y कर देंगे। तो ये हो गया, इधर क्या बचा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स प्लस वाई, और इधर क्या है 2 इंटू एक्स माइनस वाई,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स कितना हो गया 2x और 2 इंटू माइनस वाई कितना हो गया -2y। मुझे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है भाई, x तो है मेरे पास, तो इसको इधर लेगा y प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो 3y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स कितना है x की वैल्यू दे रखी है 12, 3 4 12, तो y इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी अगला देखिए एग्जांपल नंबर 6 है। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो इस बार क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल सेम कहानी है, बिल्कुल सेम। इस बार वो आपसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू निकालना, ठीक है। करवाओ इसको भी, देखिए एग्जांपल नंबर 6। अपस्ट्रीम केस में क्या है, a man can swim a certain distance downstream in 3 hours and returns back the same distance upstream in 6 hours। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस, अच्छा रिटर्न्स बैक द सेम डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस सबको सेम लेना है। तो डिस्टेंस अगर इधर d है तो टाइम कितना इन्होंने दिया है, टाइम दिया है इन्होंने अपस्ट्रीम में 6 आवर्स, 6 आवर्स। और स्पीड कितनी होती है अपस्ट्रीम में, हम जानते हैं x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो d इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस वाई। इक्वेशन है, ये करके छोड़ दो। केस देख लीजिए, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन टाइम कितना लग रहा है डाउनस्ट्रीम में इसको 3 आवर्स, टाइम लग रहा है 3 आवर्स। एक्स प्लस वाई स्पीड इनटू टाइम, तो d इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और कोई कंडीशन तो दी नहीं है, बस ये बोला द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो इधर भी ये डी है, इधर भी ये डी है, दोनों तरफ दोनों ही डी के इक्वल है, तो इक्वेट 1 एंड 2, वेट डिस्टेंस तो दोनों में ही सेम है ना। तो यहाँ से भी डिस्टेंस ही निकाला मैंने, यहाँ से भी डिस्टेंस निकाला। इक्वेशन 1 भी डी के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी डी के इक्वल है, इसका मतलब इनके राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल है। इसी को बोलते हैं इक्वेट 1 एंड 2। ये हो गया 6 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें मुझे x निकालना है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। तो 6x माइनस 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 3y। 6x माइनस 3x कितना हो गया 3x, और 6 प्लस 3 9y हो गया, 3 × 3 3 3 9, x इज इक्वल टू 3 इंटू y। y कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 3 × 6 हो गया। तो ये आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, और देख लेना एक दो टाइप और है इसमें, जैसे आगे दिखाई दे रहा है एवरेज स्पीड निकालने वाला, आप इसमें देखना एवरेज स्पीड वाले छोड़कर बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना 1.4 के। और इसके बाद पार्टनरशिप आप बता रहे नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, तो अगला फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स। 2 है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो वाई होती है, तो वाई दे रखा है, एक्स निकाल दिया, ठीक है। इतना कर दीजिए, बाकी फिर देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जितने हो जाए उतना कर देना, ठीक है। प्रिपेयर कुछ इस तरह से रहना है कि शायद कल भी ले सकता हूँ क्लास, ठीक है। और अगर कल लूँगा तो वही 2:30, सर 2:30 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी छुट्टी 2 बजे होती है। अच्छा
चलो ठीक है, देखता हूँ फिर कुछ और।